हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है प्रत्यय के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रत्यय की परिभाषा देखी थी और उसमें हमने एक प्रत्यय को समझा था कि किस तरीके से उसमें हमें प्रत्यय को लगाना है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से उसमें हमको आइडेंटिफिकेशन होगा, ये सब उसमें हमने देख लिया था। इस वाले वीडियो में हम आपको एक जो सेकंड नंबर का प्रत्यय है वो उसके बारे में बताएंगे कि उसमें हमको कैसे उसको पहचानना है। दूसरे नंबर का जो प्रत्यय है वो है कत वतु प्रत्यय। इसके पहले हमने जो प्रत्यय पढ़ा था वो था कत प्रत्यय, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा कत वतु प्रत्यय। तो उसके भी सेम कुछ नियम हैं जैसे कित प्रत्यय के थे। हमेशा प्रत्यय में आप ये ध्यान रखिए कि क्या शेष बचता है लास्ट में, क्योंकि उसी से आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कित प्रत्यय में सिर्फ ता शेष बच रहा था, वैसे ही यहाँ पर कत वतु प्रत्यय में तवान शेष बच रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको आगे के उदाहरण भी समझ में आएंगे और फिर जैसे एक सीधा शब्द बना हुआ है तो आप उसमें से प्रत्यय भी अलग कर पाएंगे। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? कर्तवाच्य में। तो ये वाचक का विषय है जो वाचक के समय में समझ में आ जाएगा। इसमें भी सेम पहले वाले जैसा नियम है कि धातु के पूर्व में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। अंतिम अक्षर यदि माँ ना हो तो उसका लोप हो जाएगा। ये सेम नियम है, बहुत छोटा सा है ये। देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने गम धातु लिया है, इसमें हमने कतवतु प्रत्यय जोड़ा है। तो गम धातु में कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमको पता है कि आपको इसमें से माँ लोप हो जाएगा, तो माँ लोप हो गया। क्या शेष बचना है? तवान शेष बचना है। तो सीधा गा के बाद में हमको तवान लगा देना है। क्यों लगा देना? ना एक आधा का ता व तू कुछ भी नहीं, आपको सिंपली वहाँ पर तवान का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर यही नियम है कि जब भी कद्वतु प्रत्यय लगेगा तो उसमें तवान का नियम का प्रयोग होगा। ठीक है। ऐसे ही कुप धातु है तो कुप धातु में कौन सा नियम लग जाएगा? अब धातु के पूर्व छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा, तो पा के ऊपर छोटी की मात्रा का प्रयोग हो गया, तो कुपी और फिर तवान का प्रयोग वैसे ही का वैसे जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा वैसे ही हो गया। कृ धातु में कुछ भी नहीं होना, सिर्फ तवान लगना है। भले प्रत्यय कतवतु, लेकिन जब आप कृतवान जैसे शब्द आया एग्जाम में और उन्होंने पूछा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो वो तवान नहीं लिखना है वहाँ पर प्रत्यय, वहाँ पर प्रत्यय लिखा जाएगा कतवतु। कतवतु प्रत्यय जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो वो फिर जब नया शब्द बनता है तो उसमें तवान के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। ऐसे ही श्रु है धातु है तो श्रु धातु में भी कतवतु प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बना? श्रुतवान बना। जी धातु में कतवतु प्रत्यय जुड़ेगा तो जितवान बना। इस धातु में कतवतु प्रत्यय जुड़ा तो इष्टवान बना। पूज धातु में बनेगा तो यहाँ पर आपको जा पे छोटी की मात्रा लगेगी, फिर पूजितवान बन गया। लिख धातु में लिखितवान बन गया। ये ध्यान रखना है कि धातु के अंतिम अक्षर में हलंत का प्रयोग जहाँ पर है वहाँ पर लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि वो हलंत का प्रयोग आप छोड़ दें। हलंत का अपना महत्व है कि वहाँ पर व्यंजन कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कतवतु का बहुत छोटा सा प्रत्यय है। ये क्या ध्यान रखना है इसमें कि प्रत्यय जुड़ने के बाद नए शब्द में क्या परिवर्तन हुआ, क्या वैसे ही का वैसा रहा या कुछ बदल गया। दो ही चीज़ें होती हैं प्रत्यय में, या तो प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द में वैसे ही का वैसा जुड़ जाएगा, वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो बस ये सिंपल छोटा सा एक कतवतु प्रत्यय है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रत्यय। नेक्स्ट प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। ठीक है। तो दिस इज द तव्यत प्रत्यय। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तव्यत और अनियन ये दो प्रत्यय ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एक साथ ही ऑलमोस्ट इनका प्रयोग होता है। कैसे होगा वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो तव्यत का मतलब ऐसी जगह पर इसका प्रयोग होता है जहाँ हमको धातु का प्रयोग करके चाहिए अर्थ में शब्द को बनाना है। ठीक है। जैसे पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए। ठीक। तो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, जब चाहिए के अर्थ में प्रयोग होगा तो हमने लकार में पढ़ा था कि चाहिए के अर्थ में यदि किसी क्रिया का प्रयोग करना है तो किस लकार के प्रयोग होंगे, तो वो विधिलिंग लकार के प्रयोग होंगे। तो सिंपल है, चाहे चाहिए के अर्थ लिख लीजिए और चाहे विधिलिंग लकार का प्रयोग लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। फिर इसका शेष क्या बचेगा? क्या तव्यत वैसे ही का वैसा रहेगा या कुछ परिवर्तन होगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं होना, सीधा तव्य ही शेष बचेगा। आधा ता जो हलंत वाला वर्ण है वो यहाँ से अलग हो जाएगा और सिर्फ तव्य ही बचेगा यहाँ पर। तो तव्य शेष बचेगा। बड़े आ की मात्रा में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में माँ का प्रयोग हो जाता है। वर्तमान काल कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है। धातु के पूर्व इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है। और अंतिम अक्षर माँ है यदि तो वह ना में बदल जाएगा। इसके पहले हमने जो दो प्रत्यय पढ़े उसमें हमने माँ और ना का लोप कर दिया
और उसके भी पहले कत प्रत्यय पढ़ा कि यदि माँ और ना, भा और पा और तावर के लेटर में है तो वो भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अंतिम अक्षर यदि माँ है तो वो ना में बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ तव्यति पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं अनियर बता दूंगी आपको। तो इसमें 3-4 चीज़ें होंगी। पहला तो इसका चाहिए के अर्थ में या विधिलिंग लकार के रूप में इसका प्रयोग होता है। वर्तमान काल कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है। धातु के पूर्व छोटी ई का प्रयोग होता है। यदि अंतिम अक्षर में माँ है तो वो ना में बदल जाता है। क्या क्या उदाहरण है इसके, तो पट धातु है, जैसे पट धातु में सिंपली इसमें बताया हुआ है ठा पे छोटी की मात्रा लग गई अंतिम उसके हिसाब से, और लास्ट में क्या बचा, तव्य। पा धातु सिंपली है, इसमें कोई छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, एक ही अक्षर है तो पातव्य। अब यहाँ पे गम धातु है, नियम के हिसाब से माँ का ना में परिवर्तन हो गया तो गंतव्य, इसीलिए यहाँ पे आधा ना आया। हमें लगता है ना, हम जब देखते हैं शब्द की माँ का ना कैसे बदल गया, इसके पहले माँ और ना का लोप हो रहा था, इसमें माँ को ना में बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट है स्मृत धातु में स्मृतव्य आ गया। ये माँ का जो नीचे ऋषि का बना था वो रेफ के रूप में रा ऊपर चढ़ गया। ज्ञा में ज्ञातव्य बन गया, श्रु में श्रोतव्य बन गया, ऊ का ओ में परिवर्तन हो गया। ये संधि के नियम के हिसाब से हुआ। इसमें नीचे वाक्यों का लिखा है मैंने, पर अभी वाक्य को समझाना कोई उचित नहीं रहेगा क्योंकि आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं मैंने बताया है। तो जब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन तो आपको बता देंगे किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। अभी तो आप बस इतना समझिए कि धातु है, उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा है, जब वो नया शब्द बन रहा है तो उस प्रत्यय की वजह से उस शब्द में क्या परिवर्तन हो गया है। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है कि यदि मुझसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक कोई शब्द लिखा हुआ है, तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रत्यय जुड़ने के बाद लास्ट में क्या शब्द बन रहा है। और यदि मुझे एक धातु और प्रत्यय दिया हुआ तो मुझे क्या नया शब्द बनाना है। ठीक है, अब अनियर प्रत्यय, इसका प्रयोग भी विधिलिंग लकार के अर्थ में होता है, योग के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, किसके अर्थ में, योग के अर्थ में। पहला वाला था चाहिए के अर्थ में, ये है योग के अर्थ में। इसमें क्या शेष बचता है, अनीय शेष बचता है, रा हट जाता है सिर्फ और अनीय शेष बचता है। स्त्रीलिंग में अनीय, पुल्लिंग में अनीय। वर्तमान काल कर्मवाच्य में भी इसका प्रयोग सेम होता है और भाववाच्य में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, पठ धातु में नीय जुड़ेगा, अनीय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पठनीय। कैसे बन गया, ये तो हलंत वाला ठा था यहाँ पर, उस ठा में इस अनियर के आ जुड़ने से पूरा ठा बन गया। देखिए किस तरीके से बनेगा, पठ है, आपने इसमें अनियर जोड़ा प्रत्यय, तो अगर किसी व्यंजन जो हलंत युक्त व्यंजन है, आधा व्यंजन है, उसके बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो स्वर उसमें जुड़ जाता है, तो इसीलिए कंप्लीट ठा बन गया। फिर नी और या बन गया, रा का तो लोप हो जाना है, तो इस तरीके से पठनीय बन गया। ऐसे ही पानीय बन जाएगा, ऐसे ही एक गमनीय बन गया। यहाँ पर वो नियम नहीं लग रहा है माँ को ना में बदलने वाला। ठीक है, तो ये गमनीय बन गया। लिख धातु से लेखनीय बन गया, धावनीय से धाव धातु से धावनीय बन गया। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है चीज़ें, वो कैसे गुण और अयादि संधि का प्रयोग होके जनरली शब्दों में परिवर्तित हो। जैसे लिख धातु से अनियर प्रत्यय जुड़ने से लेखनीय शब्द बना है। ठीक है, तो उस पर क्यों बना है, गुण धातु की वजह से, गुण संधि की वजह से। तो आपको संधियों को आना ही चाहिए, और संधियाँ तो पहले पढ़ा देते हैं, उसी के बाद प्रत्यय का नंबर आता है। तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही पढ़नी है हमको। हमें ऐसा नहीं करना कि हम पहले आज हमारा प्रत्यय पढ़ने का मन है तो हम प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर हमारा कारक पढ़ने का मन है हम नहीं। आपको संस्कृत में जो टर्म वाइज सिलेबस दिया, आप अगर वैसे पढ़ेंगे तो आपको फिर आगे की चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। अगर आप सडनली पीछे का चैप्टर आगे उठा के पढ़ेंगे तो फिर, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल की बात है वो कहीं ना कहीं पहले वाले लेवल से एसोसिएट है। ठीक है, अलग नहीं है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है सभी चीज़। तो एक चीज़ समझनी है तो आपको पहले जैसे प्रत्यय समझना है तो धातु समझने आनी चाहिए, धातु के साथ साथ में उनके लकारों का प्रयोग, आपको लकार आने चाहिए वहाँ पर। उसके पहले इस संधि समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर संधि का प्रयोग करके शब्द में परिवर्तन हुआ है तो वो भी आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि उसमें मैं संधि समझाऊंगी तो ये बहुत डिटेलिंग हो जाती है। तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये धातु है, ये प्रत्यय लगा है और आपसे ये नया शब्द बन गया इस तरीके से। इसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्यों हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई नियम के अकॉर्डिंग अनियर प्रत्यय में सिर्फ नीय शेष बचता है, अनीय शेष बचता है। ये जो आ है वो इस व्यंजन के साथ एसोसिएट हो गया है, तो इसलिए पठनीय शब्द बना है। तो इस तरीके से ये तव्यत और अनियर प्रत्यय है। तो मतलब जब भी वाक्य में आपको यहाँ पर इस तरीके के शब्द का प्रयोग करें, जहाँ पर जैसे तव्यत का एक हिंदी में वाक्य बता देती हूँ, चाहिए अर्थ के लिए अपन जैसे करते हैं तो उसको पढ़ना चाहिए।
दैट्स इट, ये वाक्य हो गया। अब आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़ने का जब आप शब्द लिखेंगे तो वहाँ पे पठनीय लिखेंगे, ना कि पठती लिखेंगे, ठीक। अब दूसरा लिखा योग्य, तो क्या है, संस्कृत भाषा पढ़ने योग्य है, ठीक है। तो पढ़ने योग्य है तो भाषा पढ़ने योग्य हो गई, तो यहाँ पर पठनीय का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो परिवर्तन हुआ वो उसके हिसाब से हो गया, योग्यता के हिसाब से हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। और जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए तो गंतव्य का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो चीज़ों को समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे योग्यता का अर्थ है और कहाँ पर उसका अर्थ नहीं है। थोड़ा सा जो संधि का है मैंने यहाँ पर नोट डाल के लिख दिया है, जिन बच्चों ने कभी संधि को मतलब नहीं इसके पहले पढ़ा तो वो थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पर कि प्रत्यय में धातु के जो स्वर हैं उसमें क्या है, ई यू रे ल है, तो उनको गुण का आदेश होता है। गुण संधि में गुण संधि जब बनाए तो ए ओ अर और अल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अनियर और तव्यत प्रत्यय में जो परिवर्तन हुआ है वो किस संधि के बेस पे हुआ है, इस संधि के बेस पे हुआ है, गुण संधि के बेस पे हुआ है कि ई यू रे ल आता है यदि धातु के अंतिम अक्षर में, और उसके बाद तो वहाँ पर उसके बाद स्वर आया एक, क्योंकि अनियर प्रत्यय जुड़ गया तो ए ओ अर और अल हो जाता है। डिटेल में आप संधि प्रकरण में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है लियप प्रत्यय, ठीक है। लियप प्रत्यय में क्या है, वही सबसे पहली कंडीशन की, इसमें जब शब्द के साथ कोई भी धातु के साथ ये जुड़ेगा तो क्या लास्ट में बचेगा, या शेष बचेगा, ठीक है। आधा ला हट जाएगा और पा भी हट जाएगा, बीच का जो या है बस वही शेष बचेगा। इसके साथ बना हुआ शब्द अव्यय होता है, तो इसमें जो भी वर्ण नए बन के रेडी होंगे वो अव्यय की भांति प्रयोग होंगे वाक्य में। अव्यय किसे कहते हैं, सबका वीडियो पहले के बने हुए हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। जिन धातु के आगे उपसर्ग लगा होता है, कौन कौन से उपसर्ग, आ और अन को छोड़कर, तो वहाँ पर पहले किए हुए काम जो करके अर्थ में होता है वन में लियप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लियप प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग के साथ में होता है। कौन से उपसर्ग दो छोड़ दिए गए हैं, आ और अन, ठीक है। इन आ और अन के उपसर्ग को छोड़ दिया जाए तो लियप का प्रयोग उपसर्ग के साथ में होता है। किस अर्थ में, करके, जैसे खाना खा के टीवी देखना, पढ़ के सोना, सुबह उठकर घूमना, इस तरीके से जब प्रयोग होता है वाक्य में तो वहाँ पर लियप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का भी प्रयोग इसमें आ जाता है। अब जैसे कि किस तरीके से होगा देखिए, हमने एक शब्द आया है विक्रिय, उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक विक्रिय शब्द लिखा हुआ है, अब विक्रिय शब्द को यदि हम अलग अलग करेंगे सभी चीज़ों को तो यहाँ पर भी उपसर्ग निकल के आएगा, क्रिया निकल के आएगी और लियप प्रत्यय निकल के आएगा, जिसका सिर्फ या शेष बचा हुआ है। तो मतलब आपको कहीं पे भी या यदि लगा हुआ दिख रहा है लास्ट में किसी भी शब्द के, तो कोशिश करिएगा कि कहीं यह लियप प्रत्यय तो नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और भी चीज़ों को देखते हुए। अब जैसे कि प्रणम्य है, प्रणम्य नमस्कार करना, ठीक है, प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो प्रणम्य मतलब क्या हुआ, किस अर्थ में हम बना रहे हैं इसको, प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, तो प्रणाम करके आशीर्वाद लिया तो क्या प्रणम्य प्रयोग होगा, ठीक है। तो उपसर्ग हो गया। नम, नम क्यों आया, क्योंकि नमस्कार का ही जो रूप है वो प्रणाम के रूप में बनता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि नम धातु ही प्रणाम के साथ में बनती है, प्रण कोई अलग से धातु नहीं है। लियप प्रत्यय जुड़ गया, या आ गए यहाँ पर, ठीक है। विस्मृत्य, विस्मृत्य मतलब क्या, भूल कर, क्या हिंदी में निकलेगा इसका अर्थ, भूल कर। तो यहाँ पर बी उपसर्ग आया, स्मृत धातु आई और लियप प्रत्यय आ गया, क्योंकि लास्ट में यह आया है यहाँ पर, ठीक है। तो स्मृत्य बन गया, तो बी स्मृत्य। त्या और जो या है इसका यहाँ पर जो ऋषि का है ये यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपकृत्य, उपकृत्य का कैसे बनेगा, उप और क्र और ता और या, यहाँ पर जो ला की जगह जो क्रा के बाद ता का प्रयोग हुआ है वो इस ला में जो परिवर्तन हुआ है वो ये ऋषि की जो धातु हैं उनके साथ में हुआ है संधि के कारण, ओके। फिर आगम, आगम्य, आगम्य में कैसे बनेगा, आधा माँ वैसी का वैसा लगा और या जुड़ गया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, आ उपसर्ग पहले आ रहा है, धातु बीच में आ रही, फिर लियप प्रत्यय बीच में आ रहा है, तो ये जो है इसका लोप नहीं करेंगे हम, इसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। फिर प्रस्थाय, प्रस्थाय में प्र आएगा, स्था आएगा और लियप का या आएगा, ठीक। विज्ञाय, जानकर, विज्ञा और लियप का ल्या शेष बचा। विजित्य, वी जी और लियप। प्रदाय, प्रदा और लियप। आदाय, आ दा और लियप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला प्रत्यय है और बहुत इजी है। आपको क्या समझना है, किसी भी शब्द को देखना है, जैसे प्रदाय देखा आपने तो आपने देखा इसमें कोई उपसर्ग है क्या, अगर उपसर्ग है और लास्ट में या है तो ये संभावना बढ़ती है कि लियप प्रत्यय हो सकता है यहाँ पर। और जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जब ऐसे वाक्य जहाँ पर दो क्रियाओं का वर्णन हो जिसमें कि एक क्रिया में लगा के एक को करने का जब दूसरे काम किए जाते हैं तो वहाँ
वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो इस सब में इसका प्रयोग करना है। तो हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, पहला तो इसमें क्या शेष बचता है, या शेष बचता है। दूसरा इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। और तीसरा इसके जो शब्द बनते हैं वो अव्यय की भांति यूज़ होते हैं, मतलब इनके कोई रूप नहीं है, जैसे विक्रिय है, प्रणम्य है, इनके कोई रूप थोड़ी ना बनेंगे, ये तो सिंपल ऐसे का ऐसा यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है। इसमें समझने में कुछ भी नहीं, सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, या लास्ट में हो और साथ में उपसर्ग हो तो लेप प्रत्यय होना निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट है ऋणी। बहुत छोटे छोटे से प्रत्यय हैं और एक एक वीडियो में 2-2 3 पढ़ाएंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणी प्रत्यय, ऋणी को इनी भी बोलते हैं, ऋणी भी बोलते हैं। तो इसमें अब क्या समझना है, हर प्रत्यय में सबसे पहली चीज़ क्या है कि क्या शेष बचेगा और कहाँ इसका प्रयोग होना है। तो इसे इन प्रत्यय भी कहते हैं, ई और ना इन प्रत्यय, ठीक है। यह जो है ज़्यादातर उन शब्दों उनके साथ जुड़ता है जिसके अंत में अकारांत हो। अकारांत मतलब कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आ का प्रोनाउंसिएशन आता है, कोई मात्रा नहीं है, मतलब ई ऊ ए ऐ ऊ की मात्रा ना हो के सिंपल आ वाले शब्दों में, ठीक है। अब अर्थ जब बनेगा इसका प्रयोग करने का तो क्या, वाला, वान, इसका, इसके, इसमें अर्थ किया जाता है। जैसे झंडे वाला, धन वाला, काम वाला, ठीक है। और जितने भी चीज़ों को सेलर जो होते हैं वो सब, और किसी प्रकार की कोई क्वालिटी रखते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं, विशेषण में, ठीक है। इससे बने हुए शब्दों का प्रयोग कहाँ पे करना है, हमको विशेषण के साथ में करना है। तो जब हमें विशेषण बनाना है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी गुण के साथ में इसका प्रयोग होगा या किसी संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग होना चाहिए। तो दंड मतलब क्या होता है, दंड देना, और इनी जोड़ दिया तो ई जो है छोटी ई वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, तो छोटी ई की मात्रा लग गई और ना इन बचा, ठीक है। जो लास्ट में जो रूप बच रहा है वो इनके रूप में बच रहा है। और जो प्रयोग होता है शब्द, वो क्या प्रयोग होता है, दंडी, दंडिन शब्द बनेगा, लेकिन जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करोगे तो दंडी के रूप में प्रयोग करोगे, नॉट अ दंडिन, ठीक है। तो लेकिन आपसे यदि पूछा जाए दंडिन लिख के आया तो आपको सिंपली बताना है इनी प्रत्यय लगा हुआ है, इन बचता है से इसमें। अब वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो दंडी के रूप में प्रयोग करना है। धन इनी धनिन, ना पे छोटी की मात्रा लग गई और ना बन गया, ठीक है। इनी का इन शेष रह जाता है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, धनी। गुण गुणिन बन गया, ज्ञान ज्ञानिन बन गया, प्राण प्राणिन बन गया, प्राणी के रूप में यूज, ज्ञानी के रूप में। तो ये जो शब्द बने दंडी, घनी, धनी, गुणी, ज्ञानी, प्राणी, बली, योगी, वादी, ये किस प्रत्यय के प्रयोग से बने हैं, ऋणी प्रत्यय के प्रयोग से बने हैं। मतलब कि जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और जो किसी विशेषण को बता रहे हैं वहाँ पर ऋणी प्रत्यय होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर वाद धातु में इनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वादिन, और ये वादी के रूप में, क्योंकि आधा जो ना है विसर्ग के साथ हलंत के साथ में उसमें उसका कोई उपयोग ही नहीं है तो वो हट जाएगा। जब वो हट गया तो वादी नहीं, वा पे दा पे बड़ी की मात्रा लग के वादीन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। इसका जो परिवर्तन हुआ है वो दूसरे तरीके से होता है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हमने आपको सिंपली बताया है। मैं इन सभी चीज़ों को जितने सिंपल तरीके से हो सकता है बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखें बस। क्योंकि हम इसमें जो देख रहे हैं वीडियोस में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है और उनको समझ में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना मतलब कि उनको फिर वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं उस स्थिति में, क्योंकि बेसिक कभी उनको आया नहीं पढ़ने में। तो इसलिए बहुत सिंपल वे में कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से इसको समझना है और सॉल्व करना है। तो इसके पहले से हमने लेप में देखा कि क्या देखे, उपसर्ग देखिए, आधे पीछे या देखे। अब ऐसे इन्हीं शब्दों में यदि पूरा इस टाइप का बना हुआ संज्ञा के रूप में शब्द आ रहा है तो आपको विशेषण के रूप में उसका प्रयोग है, तो आपको बड़ी ई की मात्रा देख ली। और अगर इस तरीके का नहीं है और यहाँ पर इस तरीके का प्रयोग है तो आपने देखा कि छोटी की मात्रा लग रही है बीच में और लास्ट में ना हलंत का आ रहा है, तो इन प्रत्यय ऋणी प्रत्यय होता है। बहुत ईजी है, कुछ भी नियम नहीं है इसमें ऐसे स्पेशल। सिंपल क्या बचा, इनी बचा, ई की मात्रा उसके पहले वाले जो शब्द है उसके साथ एसोसिएट हो गई है, जब प्रयोग होना है तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है अब आपका कितिन प्रत्यय, ठीक है। कितिन प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, ती शेष बचता है।
और यह शब्द स्त्रीलिंग वाले होते हैं। तो जितने भी आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द बनेंगे जिनमें छोटी ई की मात्रा लगी रहेगी वो शब्द सभी कितिन प्रत्यय के माध्यम से बनते हैं। भाववाचक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कित प्रत्यय बना रहे थे हम, वैसे ही कितिन प्रत्यय बन रहा है, बस इसमें का में जो ता है उस पर छोटी की मात्रा लग रही है, उसमें कोई मात्रा नहीं लग रही, उसमें सिर्फ सिंपल ता बच रहा था, इसमें ती शेष बच रहा है, उसमें ता शेष बच रहा है, बिल्कुल सेम वैसी की वैसा स्थिति है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्र कितिन, तो क्र वैसे ही का वैसा रहा, आधा काल लुप्त हो गया, ना लुप्त हो गया, ता पे छोटी की मात्रा बची तो कृति। ठीक है, ये सभी चीज़ें हट जाएंगी, का हट जाएगा, ना हट जाएगा, सिर्फ ता बचता है छोटी की मात्रा के साथ में। स्था कितिन स्थिति। ठीक है, मन मति, ना का जो परिवर्तन है वो ता में हो गया, किस नियम के हिसाब से हुआ, ता था दा था ना, अंतिम वर्ण आ रहा है अनुस्वार संधि के हिसाब से, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। तो ना का प्रयोग ना का परिवर्तन ता में हो गया तो मति। युज का युक्ति, जा का परिवर्तन का में हो गया, चा और जा का परिवर्तन का में, यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ण यदि धातु, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नियम में नहीं जाना है तो अंतिम वर्ण यदि धातु का आ है बड़ा तो ई में बदल जाएगा, चा और जा है तो का में बदल जाएगा, दा ता में बदल जाएगा, भा बा में बदल जाएगा, धा धनुष का दा में, माँ और ना में, और माँ और ना का कई स्थानों पर लोप भी हो रहा है। तो ठीक है, दोनों का लोप भी हो सकता है और परिवर्तन भी हो सकता है एक दूसरे में। फिर भू और कितिन प्रत्यय में भूति प्रति, इसमें कुछ उपसर्ग भी लगे हुए हैं, लेकिन वो उससे किस तरीके से अलग है कि इसमें यहाँ पर तापे छुटी की मात्रा आएगी। पहचानने का तरीका क्या है, आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका क्या है, तापे छुटी की मात्रा। वहाँ पर विसर्ग के साथ उपसर्ग के साथ में जो पहचानने का तरीका था क्या था, वहाँ पर बीच में धातु के साथ में लास्ट में या बच रहा था। ठीक है, और करके मीनिंग निकल के आ रहा था, यहाँ पर स्त्रीलिंग में मीनिंग निकल के आ रहा है। तो प्रतिभूति, अनुभूति, विपत्ति, अनुमति, सुकृति, उपस्थिति, कृश कृष्ट, ये संधि बनी है यहाँ पर। जैसे बुद्ध का है तो बुद्धि में कैसे बनाया, तो धा का दा में परिवर्तन हुआ, फिर ता छुटी के साथ जुड़ा तो ता का फिर धा में परिवर्तन हुआ, तो इस तरीके से बुद्धि बनी। पहले धा का किस में परिवर्तन किया हमने, दा में। ठीक है, तो दा आ गया यहाँ पर, फिर दा में छोटी की मात्रा लग गई ती की प्रयोग से, इस प्रत्यय की प्रयोग से, तो दा पे छोटी की मात्रा लग गई। फिर इस ता, जो ता पे छोटी की मात्रा का जो ता था, इस ता का परिवर्तन धा धनुष पे हो गया, क्योंकि वो आधा है तो यहाँ पे धा इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका प्रयोग किया है। क्र में लगेगा तो कीर्ति, दीर्घ ई संधि के इसका प्रयोग बना। वच का जो है उक्ति, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें स्टार लगाया मैंने कि वच का जो प्रयोग है वो वच मतलब बोलना, उक्ति मतलब ऐसा कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। इस तरीके से आपको कितिन प्रत्यय को समझना है कि कितिन प्रत्यय कित प्रत्यय के जैसा ही है, इसमें सिर्फ ती शेष बचता है, इसका प्रयोग उपसर्ग के साथ भी होता है, बिना उपसर्ग के भी होता है। स्त्रीलिंग के जो भी शब्द बना वो स्त्रीलिंग का बनेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग के शब्द ज़्यादातर वो होते हैं जिनमें छोटी की मात्रा लगी होती है साथ में लास्ट में, और आप मीनिंग भी देखेंगे तो उसमें भी स्त्रीलिंग आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ जहाँ जो जो शब्दों का परिवर्तन हुआ उसके लिए मैंने यहाँ पर वो शब्द लिख दिए हैं कि कौन सा शब्द का किस में परिवर्तन होगा, आप वो देख सकते हैं और उसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। और ये सभी जितने भी प्रत्यय पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस में हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये नहीं पूछेंगे वो नहीं पूछेंगे, आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस। जैसे आपने 10-15 धातु लिख ली एक जगह पर कॉपी में, और उसमें अलग अलग प्रत्यय को लगाने की प्रैक्टिस करिए जो धातु के साथ एसोसिएट होने वाले, और जो बिना धातु के साथ एसोसिएट होने वाले की संज्ञा वगैरह के साथ में या विशेषण के साथ में, तो उनके साथ प्रैक्टिस करिए। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बिल्कुल नियम आपको अलग से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें इतने प्रत्यय को कवर कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट आपको वीडियो बनाएंगे उसमें हम आगे के और जो प्रत्यय बचे हुए हैं उन प्रत्यय को लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए प्रत्यय को करने के लिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर से आ जाएगा और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।